वेलकम टू आवर चैनल द एसआर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर जो कि 2021-22 का है और ये सेट 4 है। ठीक है, 2021-22 का जो है ये एक सेट 4 का है। इससे पहले हम लोग सेट 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं, 2023 का भी मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। मॉडल पेपर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए दिवाली का ऑफ़र भी लेकर आए हुए हैं। ये सेट कंप्लीट होने के बाद ये सेट 5 सेट 4 चल रहा है। सेट 5 कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो साइंस का है, हर एक सब्जेक्ट का क्या है कि अलग अलग करके पार्ट बाय पार्ट करके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसके बाद हम लोग फिर सब्जेक्टिव पर भी काम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप के साथ बने हुए रहें और हम लोग क्लास को एंजॉय करते हैं। कल से जो वीडियो आएगी, अगली क्लासेस जो वीडियो हम डालेंगे वो सुबह 7 बजे से पहले जो है वो हम डाल देंगे। कुछ दिनों से थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा था और कुछ पर्सनल काम था जिस वजह से वीडियो जो है रेगुलर टाइमिंग पर नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमें आशा है कि अगली बार जब वीडियो डालेंगे वो ऑन टाइम पर रहेगा। चलिए इसके सबसे पहले सवाल पर देख लेते हैं जल्दी से। पहला सवाल लिखा हुआ है, यदि आपतन किरण और परावर्तन किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो बताइए कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी चमकदार सतह से, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एक चमकदार सतह है, तो ये आने वाले किरण और जाने वाले किरण, ये आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण, जाने वाले को कहते हैं परावर्तित किरण, और इसके बीच में खींचा जाता है अभिलंब। तो आप लोग जानते होंगे ये अभिलंब होता है, और अभिलंब जो बनती है ये कोण आई और ये कोण आर बनाती है। ठीक है, तो हमसे सवाल पूछा गया है कि यदि, देखिए क्या बोला है, यदि आपतित किरण, ये आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, यानी दोनों का जो बीच है ये दिया हुआ है 90 डिग्री का। टोटल जो है कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री का। और आई जो है आर के बराबर होता है, यानी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इधर 45 और इधर 45, यानी कितना डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा है ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये एक दर्पण बना लेते हैं और इसमें बोला गया है, इसमें देखिए ये आपका ध्रुव है, पी से इंडिकेट करते हैं, और वक्रता केंद्र इधर होता है। इन दोनों को बीच में मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, सिंपल से जो सीधा रेखाखंड होता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये जो रेखाखंड है इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर सॉरी बी नहीं है, सी, मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यदि एफ का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि आर कितना होगा। तो हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े थे, एफ बराबर आर बाई 2, ये फॉर्मूला था, और आर बराबर 2f। देखिए इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कराए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आर पूछा गया है, यानी कि आर बराबर 2f, 2 इंटू एफ का वैल्यू है 16, 16 दूनी हो गया 32, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 32 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखा जाए। अवतल दर्पण है और वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। सीधा आप समझ रहे होंगे, और आवर्धित का मतलब होता है बड़ा बनना। अवतल दर्पण में मुख्यतः 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण में जो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उसमें से 5 प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। तो सिंपल शब्दों में है, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक अगर होता है वो कैसा होगा, उल्टा होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, सीधा होगा। तो इसमें से जो छठा वाला बनता होगा वो बनता होगा। तो 6 प्रतिबिंब से जो लास्ट वाला होता है उसे ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। देखिए डायग्राम देखिएगा, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है
अवतल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर है। अब यहाँ पे ये है P, यहाँ पर है F, यहाँ पर है C, होता है, कोई दिक्कत है? जब वस्तु को F और P के बीच में यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। यानी दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। बाकी इसका जो 5 बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। सीधा बनता है तो काल्पनिक बनेगा, जिसे आभासी कहते हैं। तो यानी कि 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? गाड़ी का साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने में और सूक्ष्मदर्शी में। देखिए, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, और चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं या तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी पूछा गया उत्तल दर्पण का उपयोग तो गाड़ी के साइड मिरर में। 2 सवाल इंपॉर्टेंट आता है, गाड़ी का साइड मिरर और गाड़ी का हेडलाइट। तो हेडलाइट में जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका अवतल दर्पण होता है, जबकि साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। उम्मीद है ये 5 सवालों में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले सवाल पर आते हैं। जल में सिक्का डालने पर वह अपनी स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है या प्रतीत होता है। तो ये प्रकाश की कैसी घटना है? तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। रीजन साफ है, जब हम पानी में किसी भी चीज को डालते हैं तो वह अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और साथ ही साथ जब पानी में हम किसी भी वस्तु को आधा डुबोते हैं तो वो आधा, जो मान लेते हैं कि आधा छड़ी डुबाया जाए, तो क्या होता है आधा की वो आधा जो होता है वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस तरह से पानी का सतह होता है वहां से मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? कोई भी लेंस ले लेते हैं आप, उत्तल लेंस ले लीजिए या अवतल लेंस ले लीजिए, दोनों में बीच में होता है प्रकाशीय केंद्र। क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र। लाइट जो कन्वर्सेशन होती है लाइट का, एक आता है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो उत्तल में क्या होता है? मुख्य समांतर आता है, मुख्य फोकस से लौट जाता है, जबकि इसे मुख्य फोकस से लौटता हुआ दिखाई देता है, ये चला जाता है इसे, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मुख्य फोकस से गुजरता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, इसमें प्रतीत होता है। और एक होता है सी से गुजरना। ये देखिए सी कहाँ से होता है वो दिखाता है, सी नहीं इसमें ओ दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रकाशीय केंद्र ओ होता है बीच में, और यहाँ से जो लाइट क्रॉस करती है, जो लाइट क्रॉस करती है बीच से, यह विचलित नहीं होती है, दोनों लेंसों में नहीं होती है। इनके आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखिए उत्तल लेंस क्या होता है कि प्रकाश के किरणों को अभिसारित करती है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंजर्व करती है, यानी एक पॉइंट पर मिलाती है। उत्तल लेंस है, जब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण आता है तो टकराने के बाद ये मुड़ जाता है इस तरह से, यानी प्रकाश की किरणों क्या करती है? मोड़ देती है, फैलाती नहीं है, कंजर्व करती है, यानी कि अभिसारित करती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। यह प्रकाश की किरणों को एक जगह पर एकत्र करती है, बिल्कुल सही है। यह प्रकाश किरणों को फैला देती है, गलत है। यह प्रकाश किरणों को सीधा नहीं होगा। यह प्रकाश की किरणों को मोड़ता तो है, लेकिन ये एक जगह पे एकत्र करती, ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करती है उसकी मात्रा का नियंत्रण कौन करती है? पुतली करती है, ठीक है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? ये बहुत बार कराया है। अगर सामान्य नेत्र की बात की जाए तो निकट बिंदु जो होता है नेत्र से 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत। तो हमसे पूछा गया है निकट का, इसलिए कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? हमारा जो आंख है उसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो किस तरह का बनता है? तो हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, क्योंकि उसमें हमारा क्या लगा रहता है? कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि बताइए मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है। उसे उत्तल लेंस कहते हैं या तो क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। उसकी जो प्रकृति होती है वो उत्तल लेंस की तरह होती है, और उत्तल लेंस में जो वस्तु बनती है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, जब भी वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनता है, ठीक है। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जरा दूर दृष्टियता होने का क्या कारण है? देखिए नेत्र दोष तीन प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टियता। तो ये जो जरा दूर दृष्टियता है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों की जो मांसपेशियां होती है उसकी लचीलापन कम हो जाता है। लचीलापन कम होना मतलब समंजन क्षमता का कम होना। जब समंजन क्षमता कम हो जाती है तो वह व्यक्ति दूर की वस्तु हो या नजदीक की वस्तु हो, पास की वस्तु हो, दोनों को सुस्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता है। तो ऐसे दोष को कहा जाता है जरा दूर दृश्यता। आशा है 12 सवाल तक दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। कभी कभी देखा होगा, कभी कभी क्या अक्सर देखिएगा हमारी आंखों में, हम किसी वस्तु को, दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी नेत्र पे बनता है, और वहीं सडनली अगर हम किसी दूसरे चीजों को अपने पास देखते हैं तो उसका ही बन जाता है प्रतिबिंब। तो आखिर दूर की वस्तु पास की वस्तु की दूरी को फोकसित करके यानी समायोजित किया, तो समायोजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन संतुलन है? सबसे आसान तरीका इसमें क्या है, ये जो बीच में एरो दिया हुआ है ना सबका, आप गिन कर देखिए, एरो के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहा जाता है जो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद एलिमेंट जो है इक्वल होता है। तो ये एरो से पहले जो दिखा रहा है वो अभिक्रिया के पहले का है, ये अभिक्रिया के बाद का है। चलिए मिलाकर देखते हैं। पहला सवाल में देखेंगे तो एफ इधर 3 है लेकिन इधर नहीं है, तो ये संतुलित तो है नहीं, ऐसी पता चल गई, एक सी पता चल गया। इधर देखिए Fe3 है, इधर भी Fe3 है, कोई दिक्कत नहीं है। H2 है, H यहाँ पे क्या हो गया 8 को, तो ये भी नहीं होगा। इसमें गिनते हैं Fe3 है, Fe3 है। ऑक्सीजन देखिए 4 दूनी 8, यहाँ भी 8, ऑक्सीजन 4, यानी ये हो जाएगा। इसे भी चेक कर लेते हैं। Fe3 है, H2O है, H2 है, और यहाँ पे H नहीं है, यानी इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और अपचयन हो रहा है? उपचयन का मतलब ऑक्सीजन बढ़ना, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का घटना। ठीक है, बताइए, देख के बताइएगा। उपचयन पहले पूछा है तो उपचयन का मतलब क्या बताया? ऑक्सीजन का बढ़ना। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, माने हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन, और कहाँ घट रहा है? देखिए इसमें घट रहा है, सीओ में। इसका आंसर हो जाएगा ये, पहले उपचयन उसके बाद अपचयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के द्रव्यमान का होता है। क्या बोला है, फिर से पढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर, यानी साफ शब्दों में क्या है, उत्पाद का जितना द्रव्यमान होगा अभिकारक का भी उतना होना चाहिए, मैंने दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तभी जाकर वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। देखिए आगे लिखा हुआ है CH4 को अभिक्रिया कराया गया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकला है। तो पूछा गया बताइए इसमें से कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें ऊर्जा निकल रहा है, तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिस भी रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। देख लीजिए, पैसे से टिक कर दें कि ऐसे ही रहने दें? चलिए पैसे टिक कर देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक ही तरह का रहने देते हैं, अगली क्लासेस से होगा तो इसको कलर कर देंगे ताकि आसानी से याद हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि ए कोई एलिमेंट है, माने ए कुछ है, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है। ए जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, लवण बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और जल बनाया। तो हमसे पूछा गया बताइए ए के जगह पे क्या हो सकता है? क्या ये अम्ल होगा? तो बाबू देखिए, अम्ल अगर होता तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, क्योंकि वहां पे क्या निकलता, हाइड्रोजन गैस निकलता, तो अम्ल हो नहीं सकता। क्षार अगर अभिक्रिया करेगा तो H2O बनाता है, लेकिन ये भी बनाता है,
लवण नहीं बनता, नहीं सॉरी सॉरी, क्षार अभिक्रिया करता है, बनाता तो है लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। आगे बात करते हैं कार्बोनेट। तो ये धातु का कार्बोनेट को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लिखा है क्वेश्चन 20 में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वो लाल नहीं होगा? तो लाल नहीं होगा मतलब, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो कि नीला से लाल नहीं करेगा? तो इसमें देखिए नीला से लाल कौन करता है? अम्ल करता है। नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा? ये हो गया क्षारक। तो क्षारक नहीं कर, देखिए इसमें ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है, क्षारक हो गया। ऐसे भी आप नॉर्मल से अगर कोई तुक्का भी मारेगा एग्जाम में, जैसे कोई सवाल आया हमें नहीं पता चल रहा है तो ऑप्शन से आप लोग तुक्का लगा सकते हो अगर नहीं आए तो। लेकिन मेरा कहना है अभी 2 महीने का समय है, अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलन का जल मौजूद है? क्रिस्टलन का जल का मौजूद का मतलब होता है कि जो भी यौगिक दिया होगा उसमें जल का अणु देखिए, H2O देखिए, अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं है। देखिए ये सिंपल सा यौगिक है, ये भी सिंपल सा यौगिक है, लेकिन देखिए यौगिक के साथ यहाँ पानी भी है, तो क्रिस्टलन का जल किसमें हो जाएगा? CuSO4 5H2O। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में लवण, किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? तो धावन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे फॉर्मूला दिया नहीं है, ये होगा इसमें जल का 10H2O होता है, मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण नहीं दिखाता है, क्यों? जल की उपस्थिति, सॉरी, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय गुण नहीं दिखाता है। ये सवाल तो गलत लग रहा है। जल की उपस्थिति है माने जल मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल गुण नहीं दिखाता है। ऑप्शन देखते हैं, उसमें OH आयन उपस्थित होता है, उसमें H+ आयन उपस्थित होता है, उसमें क्लोराइड होता है, उदासीन होता है। ये ऑप्शन जो है गलत लग रहा है, जल की अनुपस्थिति में होना चाहिए था। अम्ल गुण, सॉरी सॉरी, हम सवाल थोड़ा उल्टा पढ़ रहे थे, फिर से सवाल देख लेते हैं। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल गुण प्रदर्शित करता है, हम नहीं पढ़ रहे थे, थोड़ा ध्यान में नहीं रहा। देखिए जल की उपस्थिति में जल होने पर ही H2 निकलती है, अम्ल से H2 निकलती है, इसलिए यह अम्ल गुण दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। सवाल पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा तो एक बार वापस पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिखा है पदार्थ ABCD का pH मान दिया हुआ इतना, यानी A दिया है 2, B दिया है 4, C दिया है 7 और D दिया है 14, और इसमें पूछ रहा है कौन क्षारक है। तो क्षारक आपको पता होगा 7 से ज्यादा जिसका pH मान होता है। सबका pH मान देखिए दिया, 7 से ज्यादा किसका है? 14 का है। 14 किसका है? D का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है और जिसमें लिखा है सूर्य का प्रकाश, चाइना डे, सिल्वर क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है? सिल्वर क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है सिल्वर क्लोराइड का? AgCl2। इसको तोड़ा जा रहा है किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश, सन लग रहा है, सूर्य का प्रकाश लग रहा है। तो बताइए जरा किस में टूटेगा? Ag+Cl, इसमें टूटेगा Ag+Cl2, 2 में भी रहेगा, सॉरी AgCl में टूटेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये जो है एक टूट रहा है, तो टूटना कैसा अभिक्रिया होता है? वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। इक्वेशन एक बार मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कौन प्रक्रम उत्तरदायी है? माने कि भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या कहा जाता है? पोषण नहीं बोला जाता, श्वसन, उत्सर्जन नहीं, संवहन। संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं।
प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, क्या नहीं चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि तो कार्बोहाइड्रेट तो बनता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तो बनता है, उसको लाने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? मनुष्य जो है स्वपोषित तो है नहीं, मृतजीवी तो है नहीं कि मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है, प्राणी संभोजी भी नहीं है, क्या परजीवी पोषण, वो दूसरे पर आश्रित होता है अपने जीवन के लिए। ठीक है, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं इंसान, वो दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो है 29 नंबर का है, ये हम आप लोग के लिए छोड़ देंगे, आप लोग खुद से थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का पूरा साफ है और इससे पहले में कराया गया वीडियो में ये बताया गया है। इससे यह पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ईमानदारी के साथ गूगल मत कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में टूटती है। ठीक है, कहाँ टूटती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन 10 बचा हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? भोजन बन जाने के बाद संवहन पूछा गया है, जिसमें आपको अगर देखो तो फ्लोएम होगा। क्या होगा? फ्लोएम। अगले सवाल पे आते हैं। अगला जो सवाल लिखा हुआ है कि किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक होती है? तो जनन प्रक्रिया, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अगर जनन नहीं होगा तो उस समष्टि का अंत हो जाता है। ठीक है, समष्टि यानी कि जीव का अंत हो जाता है। आप ऐसा मान लीजिए कि इंसान अभी जनन प्रक्रिया और ना करे तो बच्चे का जन्म नहीं होगा, और अगर कई वर्षों तक यह ना किया जाए तो इंसान मरते जाएंगे लेकिन जन्म नहीं होगा। इससे क्या हो सकता है? इससे समष्टि पूरा का पूरा जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दिखाता है? देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ, हम पहले ही बोले थे कि बाबू आप लोग के बुक में 4-5 डायग्राम दिया हुआ है, आपको इसमें जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो ये देखिए पत्ता से पत्ता निकल रहा है, ये जो प्रक्रिया होती है उसे कायिक प्रवर्धन कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नववित में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, आप इसका ऐसे समझिए, बीज जो होती है, बीज जो होता है, आप चना को देखिए, हम लोग जो है देहाती परिवारों में से हैं, तो हम लोग क्या है झारखंड में जो है अधिकतर देखा जाए तो जितिया का त्यौहार होता भी है। आप लोग देखे होंगे मम्मी लोग जो है चना को फूलने के लिए देती है, त्यौहार ही ऐसा है। तो उसमें क्या होता है कि चने को पानी में फूलने दिया जाता है एक दिन, और दूसरे दिन पूजा होता है, तीसरे दिन हम लोग देखते हैं चने में जो है अंकुरन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके छोटे छोटे अंकुरन टाइप का निकलने लगता है। तो बीच में भ्रूण होता है, उसमें उपस्थित नवोदित बने बाहर निकलना, विकसित होकर क्या कहलाता है? अंकुरन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? ठीक है, पूछा गया है गर्भाशय के किस भाग में जो है निषेचन होता है? तो इसका जो आंसर हो सकता है प्लेसेंटा, डिंबवाहिनी, ग्रीवा, अंडाशय। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो डिंबवाहिनी होना चाहिए। हम श्योर नहीं है, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। प्लेसेंटा, डिंबवाहिनी, ग्रीवा, अंडाशय। अंडाशय नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से जो है डिंबवाहिनी होगा। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, हम इसमें श्योर नहीं है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इस सवाल में हम श्योर नहीं है, इस वजह से इसको छोड़ दिए हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। जल विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसमें से देखिए दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसमें कौन जो है गलत है। यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल है। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है जल विद्युत संयंत्र में,
पता नहीं आज क्या हो गया, हम सवाल ही उल्टा पढ़ रहे हैं। जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्न कौन सत्य पूछा गया है? हम असत्य पूछ रहे हैं, इसमें सत्य पूछा गया है। ठीक है, यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नहीं, नवीकरणीय होता है, वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसमें गोबर का इस्तेमाल नहीं होता है। यह सभी निर्माण में नष्ट हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें जीवाश्म का इस्तेमाल नहीं होता है, गोबर का इस्तेमाल नहीं होता है, नवीकरण है नहीं, तो बचा कौन? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। लिखा है सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? सौर सेल का मतलब सूर्य का सेल जो होता है, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या सीमाएं हैं? इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है, उपयोग होता है, या या सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, या सूरज होते में भी सब, ये सभी विशेषता है। ये जो 3 पॉइंट बताया गया ना, ये विशेषता बताया गया। और ये सीमाएं पूछा है। सीमाएं का मतलब होता है कमी। ये कमी ये है, ये अत्यधिक महंगी होती है। सोलर प्लेट खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमा है? देखिए फिर से सीमा पूछा है, कमी पूछ रहा है, क्या सीमा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है? कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा परमाणु दहन के बहुत अधिक होता है। नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण समस्या उत्पन्न करती है। तो इसमें से जो आंसर हो सकता है बताते हैं, एक सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं वापस। नवीकरणीय अपशिष्ट, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नाभिकीय विखंडन में उत्पादन ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? ठीक है, तो इसमें जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है ना जी, घर में जो इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और ये आज का अंतिम सवाल है। लिखा है निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। तापीय विद्युत संयंत्र। निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है? तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय भूतापीय। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जल का इस्तेमाल होता है ईंधन, ये जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, भूतापीय नहीं है, तापीय ऊर्जा होगा, जलाकर निकाला जाता है। तो ये कुल मिलाकर जो है हम लोग 40 सवाल देखे हैं। इसमें से 2 सवाल, एक सवाल हम श्योर नहीं है और दूसरा सवाल हम ये होमवर्क दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों के बारे में बताएं कि हम लोग जो है अभी देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का सवालों में से 2022 21-22 का है, और इससे पहले भी बहुत सारा सेट कराया गया है। ये सेट 4 है। इसके बाद साइंस का एक और सेट जो कि मॉडल पेपर से देंगे, और इसके बाद जो साइंस का पेपर आएगा क्लास 10 के लिए उसमें पार्ट बाय पार्ट करके क्लासेस लिया जाएगा। और जब सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए एक लाइव क्लासेस रखा जाएगा, जिसमें एग्जाम के बारे में, किस तरह से एग्जाम देना है और किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने हुए रहें और हमेशा पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।